नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि उसने 7 सांसदों को और एक राष्ट्रीय महासचिव को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारकर तुरुप की चाल चल दी है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इनमें से कई सांसद अपनी अपनी सीटों पर फंस गए हैं, बड़े कड़े मुकाबले में आ गए हैं। राष्ट्रीय महासचिव के बारे में लगभग इसी तरह की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी, जो पूरे मध्य प्रदेश की एक एक सीट पर बड़ी नज़र बनाए हुए हैं। वो तमाम सारा फीडबैक उनको मिला है इन सब सीटों के बारे में। मैं एक एक सीट के बारे में उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। वास्तव में क्या सांसदों को चुनाव लड़ाना भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रम्प कार्ड था? क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद यहाँ फंस गए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें किसी रणनीति के तहत यहाँ चुनाव लड़ने भेजा है? इन तमाम सारे सवालों को मैं उनका जवाब मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ अरुण दीक्षित जी से। अरुण दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बधाई, आज हम आपके झूले पर बैठकर आपसे आपके गार्डन में झूले पे बैठ के आज पहला कार्यक्रम कर रहे हैं और आपने बताया ये झूला 25 साल पुराना है। खैर, मैं सबसे पहला सवाल पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जब 7 सांसदों को उतारा था तो उसने ये कहा था ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, तो ये ट्रम्प कार्ड कितना चल रहा है इस चुनाव में? देखिए, मैं इसको उल्टा मानता हूं कि जब केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद और एक राष्ट्रीय महासचिव, इनको उतारा और ऐसे उतारा कि इनको खुद आश्चर्य हुआ कि इन्हें यही पता नहीं था कि इनका भी नाम है। तो सबसे बड़ा पहले ये होता है कि जब किसी बड़े नेता से आप मैदान में उतारते तो ये पूछते हैं कि आपकी क्या राय है। हाँ, जिन्होंने जीवन दे दिया, सब समकालीन है, तो उनसे पूछा नहीं गया। चाहे नरेंद्र तोमर हो, नरेंद्र तोमर तो बेचारे जो मोदी सरकार में बड़े मंत्री हैं, वो ढूंढते रहे कि यार कोई और नरेंद्र तोमर होगा, क्योंकि वहाँ तोमरों का इलाका है। पिता का नाम भी ढूंढवाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, बंगाल फेम, दोनों तरह की इन्वर्टेड कॉमा में फेम है उनकी, तो वो भी उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से कहा, मैंने तो तय किया था हेलीकॉप्टर में 5 सवाएं करूंगा, 3 सवाएं कार में बैठ के कर लूंगा, लोगों से मिलूंगा, अब मुझे क्या दरवाजे घूमना पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे। तो ये 2 बड़े, सबसे बड़े 2 यही हैं और दोनों के बयान इस तरह के आए थे। अब अगर हम एक तरफ से शुरू करें, उससे पहले एक लाइन की बात जो मुझे लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने, पर्टिकुलरली 2 ही लोग हैं केंद्रीय नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के कम से कम 5 बड़े नेता, 5 बड़े नेताओं में पहले हैं नरेंद्र तोमर, दूसरे हैं कैलाश विजयवर्गीय, तीसरे हैं प्रहलाद पटेल, चौथे हैं राकेश सिंह, 5वें हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। वैसे छठे तो गणेश सिंह भी आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं है। ये सब वर्ग आ जाते हैं इसमें। तो इनको ऐसा फंसाया है कि या तो ये जीते तो दिल्ली की केंद्रीय राजनीति से बाहर मध्य प्रदेश की राजनीति में, और इन 5 में 5 के 5 तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, वो ओबीसी का ही बनेगा। क्योंकि अब जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मुझे गाली दी जाती है, वो ओबीसी तक पहुंचती है, ओबीसी को गाली मानी जाती है, तो वो एंगल साफ है। तो अब ओबीसी में भी इसमें जो है, पहली चीज तो ये आती है, मुझे ऐसा लगता है कि इन नेताओं के साथ पार्टी नेतृत्व ने बहुत बड़ा मजाक किया है कि अगर वो जीते तो मध्य प्रदेश रह जाएंगे और अगर हार गए तो घर जाएंगे। लेकिन अब ये मेरी राय हो सकती है, उनके मन की वो जाने, क्योंकि वैसे तो अब नारा चल पड़ा है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब मैं सोचता हूं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी कितने गए और मोदी के मन में कितना गया मध्य प्रदेश, ये इसके बाद आएगा। तो एक एक करके बात करें अगर हम, तो सबसे पहले देखिए कि नरेंद्र सिंह तोमर, दिमनी, उसी तरफ से शुरू होता है नंबर। उनकी आज क्या स्थिति है? हमने 30 साल से उनको देखा है, कभी उन पर भ्रष्टाचार के किसी तरह का आरोप नहीं लगे। अब ये चुनाव आते ही सबसे पहले तो उनके चुनाव क्षेत्र में जिस तरह गोलीकांड हुआ, तो उस इलाके का डीएनए है। गोली तो जरा सी बात पे चलती है, लेकिन जब आचार संहिता लगे होने के बाद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मकान तोड़ दिए, और वो भी तोमरों के। तो जिस इलाके में जातीयता खून की तरह बहती है, रगों में जैसे खून बहता है वैसे बहती है, बीपी की तरह उतरती चढ़ती है, उसमें इस तरह का हुआ। तो इस निशाने पे कौन आया? नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि सबसे बड़े तोमर नेता आज वही है। एक निपट नहीं पाई समस्या, उनको एक दिन प्रचार नहीं कर पाए, वैसे ही 10-12 दिन का प्रचार था, इसी में लगे रहे। उसके बाद उनके परिवार पर सीधा आक्षेप आया, हालांकि उन्होंने खंडन किया, एफआईआर भी कराई है, लेकिन एक चीज सार्वजनिक हुई, उसको कांग्रेस ने भी उठाया। और ये आरोप सबसे बड़ा आरोप है जिसमें जिसकी गारंटी नरेंद्र मोदी देते हैं,
उस गारंटी को खंडित कर रहा है, उसमें नरेंद्र तोमर का नाम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो ये पता लगा है कि जिसने उन्हें निशाना बनाया, जो उनके इस संकट के पीछे है, वो संकट किस्तों में ला रहा है। जानकारी ये है कि एक सीडी पहली बार आई, फिर दूसरी बार भी एक आ गई है, ऐसी 4-5 आने वाली हैं। और तरह तरह की चीज़ें जो अब हवा में हैं, वो नरेंद्र तोमर के चरित्र पर बहुत बड़ा आघात करेंगी, उनकी इमेज को खंडित करेंगी। इसको चुनाव परिणाम क्या होगा दिमनी का? क्योंकि आज इसके बाद भी वहां के लोग दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र तोमर जी का, मैनेजमेंट का कोई जवाब नहीं है, वे बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे दिमनी से। देखिए, अब दिमनी में जो समस्या है, दिमनी में बलबीर दंडोतिया बीएसपी से लड़ रहे हैं। गुर्जरों का गोलीकांड से पहले जो आंदोलन था, उसकी वजह से वो नाराज हैं। और 3 तोमर लड़ रहे हैं। हमारी तो शुभकामना है। मैं तो चाहता था कि वहाँ के लोग निर्विरोध जीतने देते। निर्विरोध होते तो पता लगता है कि नरेंद्र तोमर बहुत बड़े कद के नेता हैं। लेकिन जिस तरह से वो घिरे हैं, इसका फैसला तो 3 दिसंबर को दोपहर के बाद ही होगा कि क्या स्थिति है। लेकिन मुझे ये एहसास है, और जो मेरे पास फीडबैक है, कि जिस तरह अभिमन्यु घिरा था, ठीक उसी तरह नरेंद्र तोमर घिरे हैं। और ये चक्रव्यूह बनाने वाले उनके अपने ही हैं। गौरव पांडव भी सगे भाई थे। यहाँ भी वही स्थिति है, महाभारत हो रहा है। दिमनी में कांग्रेस की कोई भूमिका आपको नजर नहीं आ रही, जो कुछ हो रहा है नरेंद्र सिंह जी के खिलाफ? कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि भाई इतनी चीजें कांग्रेस के बूते नहीं है। चलिए अपन आप इंदौर आते हैं। हाँ। इंदौर क्रमांक 1 में कैलाश विजयवर्गीय जी कहाँ खड़े हैं आज? देखिए, कैलाश जी ने आते आते बड़ी बड़ी बातें की, और मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, मेरा बड़ा सारी चीजें। केवल विधायक बनने के लिए थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ। अब सबसे बड़ा मजा तो पूरे देश में एक पहला उदाहरण है। देखिए, पहले एक बार हुआ था कि राजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया गया था, जो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे, तो उनके पिता उनकी जगह, जो पूर्व पुलिस अधिकारी थे, चुनाव लड़के विधायक बने थे। यहाँ तो नरेंद्र तो कैलाश विजयवर्गीय के साथ तो ऐसा हुआ कि लेके चले थे बारात बेटे की, और खुद दूल्हा बन गए। उन्हें आश्चर्य, अब बेटे का टिकट कट गया। हर आदमी चाहता है कि उसकी अगली पीढ़ी फले फूले आगे बढ़े। कैलाश जी ने भी कोशिश थी, वो लड़का एमएलए रह लिया, अब उसका टिकट कटा है और इनको टिकट मिला है। तो इंदौर में उनकी बहुत अच्छी पूछ पकड़ है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ है। लेकिन जब लड़ाई होती है, जब आप मैदान में उतरते हो, तो आपके सामने भले ही नौसिखिया हो, पर अगर आपने एक पटकनी उसे मारी तो वो आपको धक्का तो मार ही लेगा। और मुझे ऐसा लगता है इस चुनाव में अब कैलाश विजयवर्गीय का उतरना, जिस लेवल पे वो पहुंच गए थे और जो स्तर उनका हो गया था, होना तो ये चाहिए था कि वो राज्यसभा जाते, केंद्र की राजनीति करते, लेकिन वापस, अंग्रेजी में कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन, जहां से भजन मंडली करके शुरू हुए थे वहीं वापस पहुंचा दिए गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व ने वापस भजन मंडली की ओर खदेड़ रहा है, धकेल रहा है। अब ये तो अब उन पर ये निर्भर है कि वो चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे। चुनाव परिणाम क्या होने की संभावना दिख रही है? देखिए, अभी टक्कर बराबर की है, ऐसा नहीं कि वॉकओवर हो। लेकिन मैं एक कहता हूं कि व्यक्तित्व भारी है कैलाश विजयवर्गीय का। पर एक और मजे की बात है कि इंदौर के लोग कई बार होते हैं कि बहुत भारी हो गए, चलो थोड़ा हल्का कर लेते हैं, इस तरह का भाव भी लोगों में है। तो कैलाश जी बहुत आसानी में नहीं है, और ये दिख भी रहा है। तीसरे केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, वो नरसिंहपुर में अपने भाई की जगह, जैसे ये बेटे की जगह लड़ रहे हैं, वो भाई की जगह लड़ रहे हैं। उनकी क्या स्थिति? नहीं, इनकी बेटे की जगह नहीं, बेटे की सीट अलग थी। नहीं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। वो सीट होती तो सीट अलग है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन बेटे की जगह इन्हीं को टिकट दे दिया, बेटे को नहीं दिया है। वो यहाँ नरसिंहपुर में ये हुआ कि सीट भी वही की वही रखी है, भाई की टिकट काट के प्रहलाद पटेल को दी गई। देखिए, अगर सारे 8 में गिने तो सबसे आसान वही नजर आती है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जालम सिंह पटेल वहां से विधायक रहे हैं, उस इलाके के रहने वाले हैं, पूरे इलाके में इनका राव रसूख है, और 3 दशक से तो प्रहलाद ही राजनीति में है। ज़्यादा हो गया, 89 में पहली बार वो सांसद बने थे, तो प्लस माइनस उनका चलता रहा है, हार जीत भी उनके साथ लगी रही है। मुझे आज की तारीख में जिस तरह से मुकाबला है, कांग्रेस ने जातीय आधार पर उनके खिलाफ उन्हीं की कम्युनिटी से प्रत्याशी उतारा है, तो वहाँ प्रहलाद का कद उससे बड़ा है। पर जमीनी हकीकत यह है कि टक्कर वहाँ भी है। हम वन साइडेड नहीं है, वन साइडेड गेम नहीं है। उनके लिए उनका भाई प्रचार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो केंद्रीय नेता के माफिक भोपाल भी आते हैं, दूसरी जगहों पर भी जा रहे हैं, छिंदवाड़ा भी जा रहे हैं, आसपास जा रहे हैं। लेकिन आप ये मान लो कि जैसे कांग्रेस ने वॉकओवर दिया है श्रीमान
शिवराज सिंह चौहान को उनके सामने एक हनुमान जी जो पर्दे के हनुमान हैं, मतलब कोई जोर से धक्का दे दे तो खड़े ना हो पाए, वो हनुमान जी चुनाव में उतारे हैं, तो वही होने वाला है। वो परिस्थिति जो है, प्रहलाद चुनाव उनके लिए आसान है लेकिन केक वॉक नहीं है। तीसरा, उसी जिले में गाडरवाड़ा से उदय प्रताप सिंह जो वहां से सांसद हैं, उन्हें उतारा गया है। उनके बारे में क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, मुझे ये पता लगा है, सुनीता पटेल उनके सामने है, वो महिला हैं। हाँ, वो कौरव समाज से आती हैं, ये जाट हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेसी थे और कांग्रेस से वहां पहुंचे हैं। अब वहां पर कई समीकरण लगे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी में जो नरेंद्र तोमर के साथ हो रहा है वो कईयों के साथ हो रहा है। तो सुनीता पटेल पिछली बार की विधायक हैं, कौरव समाज वहां ज्यादा है, लेकिन बीजेपी के भीतर जो आए हैं उदय प्रताप सिंह, उनको हराने की कोशिश उनकी पार्टी के भीतर से ज्यादा हो रही है। इस कांग्रेस की तरफ से तो जो हो रही है वो तो दुश्मन ही है। तो हालांकि उनके एक मित्र संजय शर्मा बगल की सीट से विधायक हैं, दोनों लोग बहुत करीब हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संजय शर्मा खुद फंसे हैं। तो अब सवाल यही है कि देखा ये जाएगा, देखना ये होगा कि उदय प्रताप को सुनीता से जीतने में कौन मदद करता है, क्योंकि जमीनी स्थिति ये है कि कांटे की टक्कर है, सुनीता कमजोर नहीं है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं जबलपुर की ओर। जबलपुर में राकेश सिंह के बारे में खबर है कि पूरी तरह से फंस गए हैं वो, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लंबे समय से सांसद है वहाँ। वो चीफ विप भी रहे हैं लोकसभा में। सवाल यही है कि मैंने एक बार आपसे कहा था कि लोकसभा का चुनाव लड़ना बहुत आसान है। 7-8 विधानसभाओं में से एक आध सिंह तो पसीना पसीना हो रहे हैं वहां पर है। मैं वही कह रहा हूं कि वहां उन्होंने केंद्र की राजनीति की, लोकसभा जीते, लड़े, चले गए, प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो अब वहां पर सामने पूर्व मंत्री तरुण भनोट हर दृष्टि से उन पर भारी है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत छवि, इनके साथ क्या हुआ है कि फिर वही बात दोबारा मैं दोहराऊंगा कि पार्टी के लोग जिन्होंने इतने सालों में सारे तमाशे देखे, वो अब चाह रहे हैं कि नेता जो हमारे बीच आया है वो हमारे बीच ही रहे, मतलब ना विधानसभा पहुंचे ना लोकसभा पहुंचे। और यही वजह है कि प्रहलाद पटेल ने जब फेसबुक पे लिखा था कि मेरे नेम प्लेट देख के मेरे घर आए, उससे एक मैसेज निकलता है कि बीजेपी के भीतर राकेश सिंह ने अध्यक्ष तो रहे, लेकिन जहां वो थे वो चिराग तले अंधेरा वाली कहावत है वहां पर, इसलिए उनकी मुश्किल और बहुत बड़ी मुश्किल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सतना में गणेश सिंह का मुकाबला, सुखलाल कुशवाहा एक बड़े सांसद हुआ करते जिन्होंने अर्जुन सिंह को भी हराया था और वीरेंद्र कुमार सकलेचा दो पूर्व मुख्यमंत्री को हराया था। उनके बेटे सिद्धार्थ कुशवाहा से मुकाबला है गणेश सिंह जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब देखिए क्या देख रहे हैं वहाँ? रविंद्र जी, वहाँ एक रत्नाकर चतुर्वेदी भी चुनाव लड़ रहे हैं जो बीजेपी से रिवेल हैं, और सतना में ब्राह्मणों का बोलबाला वहाँ तो है, वहाँ जातीयता का भाव भी बहुत है। गणेश सिंह तो चतुर्वेदी बीजेपी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं वहाँ। तो सतना से लड़ कौन रहा है? बीजेपी के प्रत्याशी गणेश सिंह है भाई। बसपा का साथ कांग्रेस के साथ है। चतुर्वेदी के खड़े रहने से फायदा किसको है? चतुर्वेदी के खड़े रहने से फायदा कांग्रेस को जा रहा है। बीएसपी का कैंडिडेट वोट किसके? सिद्धार्थ कुशवाहा की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हाँ, क्योंकि आज जो ब्राह्मण वोट है, जो बीजेपी का माना जाता है कि गुलाम वोट है, हटता ही नहीं है। ब्राह्मण बनिए तो बीजेपी के माने जाते हैं, कुछ भी कर लें, हालांकि सबको ताक में रख दिया गया है। तो वहां ताकत के साथ चतुर्वेदी परिवार, पुराना स्थापित परिवार है, वो निकल के आया है। तो इसका खामियाजा तो सिद्धार्थ गणेश सिंह को ही भुगतना पड़ेगा। हम महाकौशल में ही बात कर, मंडला जिले में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बड़े आदिवासी नेता हैं। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे पीएचडी किए हुए को 10th की परीक्षा में बिठा दिया है। क्या देख रहे हैं वहाँ? देखिए, उनकी स्थिति और खराब है। निवास विधानसभा से पिछली बार उनके भाई रामप्यारे कुलस्ते चुनाव लड़े थे, 27,000 वोट से हारे थे। और जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब 2700 वोट का या 3000 वोट का इनका भी अंतर था, ये पिछड़े थे। तो उनका तो जो जितना बड़ा आदिवासी नेताओं में सबसे ऊपर नाम आता था, इसके बाद वो फिर इरेज हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ऐसी परिस्थिति है उनकी। और उनके कुछ वीडियो देखे थे, लोग उनसे सीधे सवाल कर रहे हैं तो उनके पास जवाब नहीं है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल जो है नरेंद्र सिंह तोमर के बाद फग्गन सिंह की है। एक आखिरी और है, उनका भी बताते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि रीति पाठक सीधी में वो केदार शुक्ला ही उनका विरोध कर रहे हैं, जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं। वही कह रहा हूं कि वहां आदिवासी पर पेशाब कांड हुआ और उसके बाद ब्राह्मणों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की और ये लगा कि बीजेपी के नेता के लोग हैं।
उसके बदले जो ब्राह्मण नाराज हुआ, मकान तोड़ दिया गया, और दूसरी तरफ आदिवासी नाराज हुआ, क्योंकि दरअसल कोल को आज तक कुछ दिया नहीं गया है, जितनी बस उनके पांव पखाड़ लिए, बीमार भी ज्वाइन कर लिया उसने, जो भी किया हो, लेकिन सरकार ने जो कहा वही कुछ किया नहीं। तो ये जो स्थिति बन रही है उसमें केदार शुक्ला जमीनी नेता थे, उनका टिकट कटा है। रीति पाठक कैसे सांसद बनी, किन परिस्थितियों में आई और क्या उनका बैक सपोर्ट था, ये आप और हम सब जानते हैं। लेकिन अब सामने सामने अगर केदार शुक्ला कह रहे हैं कि मैंने राजनीति सिखाई और मैं ही सबक सिखाऊंगा, तो उसका मतलब साफ है। बस अरुण जी एक आखिरी सवाल, और वो ये है कि नरेंद्र सिंह जी तोमर के बेटे की सीडी आने से पहले तक 4 सीटों पर 4 नेता प्रचार कर रहे थे कि आप विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। सीडी के आने के बाद में ये प्रचार बंद हो गया। अब ना तो कैलाश जी क्या कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, ना नरेंद्र जी क्या कह रहा है, ना राकेश जी क्या कह रहा है कोई, ना प्रहलाद पटेल क्या कह रहा है। या इन्होंने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी वापस ले ली क्या सबने? देखिए, डर जो है ना, वो एक सीडी जो आई है, कहीं ना कहीं सबकी कमजोरियां, मेरी जानकारी तो ये है कि दिवाली के बाद कुछ और सीढ़ियां भी सामने आएंगी और बिलो द बेल्ट हिट करने की जो व्यवस्था है, जो परंपरा है, और ये कांग्रेस नहीं करेगी, ये बीजेपी के भीतर से ही होगा। तो जो मैंने पहले आपसे कहा कि संभव है कि सारे बड़े नेताओं को अखाड़े में उतार के इतना थका और गंदा कर दो कि वो दोबारा खड़े ना हो पाए, और फिर जो नया प्रयोग केंद्रीय नेतृत्व ने गुजरात में किया था, सब नए चेहरे ले आए वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप थे अरुण दीक्षित जी, जिनसे हमने 7 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के मैदान में उतरे हैं और एक राष्ट्रीय सचिव, एक एक सीट के बारे में उन्होंने बड़ा विस्तार से विश्लेषण किया है। और उनका यही कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रम्प कार्ड उनने सोच के किया होगा, लेकिन अब ये उजागर हो चुका है कि ट्रम्प कार्ड नहीं था, एक बहुत सोची समझी रणनीति थी, चाल थी, और उस चाल में ये 7 सांसद और राष्ट्रीय महासचिव एक तरह से फंस के रह गए हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।